हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। और आज सॉल्यूशन चैप्टर का जो मैंने आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स कराए थे उस सब को मैं एक साथ सम अप करके आज वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। आपको बहुत ही अच्छी लगेगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तो मैंने बंद ही कर दिया बोलना, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो पहले से ही। इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना मुझे, जिसकी मतलब मैंने कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी कि ऐसा कभी हो भी पाएगा, ये पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि शायद वीडियो लंबी हो जाएगी और आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा बीच बीच में, और मैं समझाऊँगा भी नहीं कुछ बोर्ड पर। आज कुछ भी केवल बोलता चला जाऊँगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो को थोड़ी सी और बड़ी कर दूँगा, उसमें समझाऊँगा भी साथ में और बोलता भी चला जाऊँगा एक ही वीडियो के अंदर। तो हाँ, अगर आपके पास मेरे बनाए हुए नोट्स हैं ऑलरेडी, जो मैंने PDF समझाई थी, तो आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली कर लोगे, जो बहुत ही अच्छे से समझ लोगे। साथ में नोट्स हो आपके हाथ में, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि मैंने 5 तरीके के कंटेंट तैयार किए आपके लिए। सबसे पहले मैंने एक तो नोट्स तैयार किए आपके लिए, उसके बाद NCERT की जितने भी NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन, उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, उसके बाद DPP तैयार किए, JEE की और नीट की, और PDF तैयार की है, ठीक है। तो ये टोटल 5 तरीके का कंटेंट है आपको, और चैप्टर वाइज मिल जाएगा। एक चैप्टर के 5 PDF, तो हर चैप्टर के 5-5 PDF इन्हें तैयार कर लो आप। 12th में लाओगे 100 में से 100, और एक ही बार में नीट क्वालिफाई है और JEE क्वालिफाई है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था एक नॉमिनल सा चार्ज रखा है आपके लिए, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, केवल 50 रुपीज़ है। यार इतना तो आपको करना पड़ेगा सपोर्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं और भी टीचर्स हायर कर सकूँ, क्योंकि मैं अकेला ही इंडिविजुअली फ्री में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को हायर करूँगा तो मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि सब फ्री में नहीं पढ़ा सकते आपको। तो मैं सारा कंटेंट डालूंगा फ्री में A to Z, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज आपको ज़रूर पे करना पड़ेगा दूसरे टीचर्स के लिए। तो इसके लिए मैं पहले सॉरी बोल रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो कर देना, अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपको PDF तो मिलती रहेंगी, मैं कराता रहूँगा। अगर आप वीडियो से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं वही PDF में करा भी रहा हूँ आपको, ठीक है। बस ये है, इसमें थोड़ी सी आपको कटिंग मिलेगी, पेन चला हुआ मिलेगा, उसमें बिल्कुल एकदम फ्रेश मिलेगी। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है? तो बेटा सॉल्यूशन होता है एक मिक्सचर। सॉल्यूशन मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का। वो सब्सटेंस ऐसे होने चाहिए जो आपस में रिएक्ट ना करें। तो सॉल्यूशन को आप बोल सकते हो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर भी तो 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस वाला मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन है, हेट्रोजेनियस वाला नहीं है। हेट्रोजेनियस वाला या तो कोलोइडल सॉल्यूशन हो सकता है या फिर सस्पेंशन हो सकता है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। क्योंकि जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है ना थ्रू आउट सेम होती है। आप किसी भी पार्ट की जो रिएक्शन कराओगे वो सेम रहेगी, किसी भी पार्ट की जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन लोगे वो सेम रहेगी। जैसे आप पानी में सॉल्ट डिजोल्व करके पी कर देखना, जो टेस्ट है सॉल्ट का वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन वाटर में आप ऑयल डालना तो ऑयल ऊपर रहेगा, ठीक है, वाटर नीचे रहेगा। तो मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा पार्टिकल्स का। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, सोल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बेस पर 3 क्लासिफिकेशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो, लिक्विड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, गैसेस सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट गैस हो। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं मेनली, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है इसमें 2 ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट। टर्नरी सॉल्यूशन वो होता है इसमें 2 कंपोनेंट हो। क्वाटरनरी वो होता है इसमें 4 कंपोनेंट हो। तो हम जनरली लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, और वो भी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जब भी मैं सॉल्यूशन बोलूँगा तो अपने दिमाग में अपने आप अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना कि सर यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन और वो भी बाइनरी सॉल्यूशन। कभी भी टर्नरी की बात नहीं करूँगा मैं। उसके बाद आ जाते हैं हम मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले मेथड्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बताया था मैंने मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन जो कि 100 ग्राम है उसमें जितना भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, उसे बोलते हैं उसका मास परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन ले लेना 100 ml और उसमें जितना भी मास वॉल्यूम प्रेजेंट हो सॉल्वेंट और सॉल्यूट
सोल्यूट का, वो हो जाएगा उसका वॉल्यूम परसेंटेज। स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, मास होता है ग्राम में और वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का लीटर में। उसके बाद आ जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाता है, इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। उसके बाद आ जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसकी यूनिट होती है मोल्स पर किलोग्राम। उसके बाद आ जाता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद आ जाता है पीपीएम। पीपीएम डिफाइंड एज पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लाख पार्ट्स 1 लाख ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जब सोल्यूट बहुत कम प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम पीपीएम। उसके बाद आ जाते हैं हम सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है? 2 टाइप की सोल्यूबिलिटी होती है। सोल्यूबिलिटी मतलब किसी भी सोल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना, इसे बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। अब ये 2 टाइप की है, एक सोल्यूबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड में, एक सोल्यूबिलिटी है गैस की लिक्विड में। तो पहले कराता हूँ मैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो 100 ग्राम किसी भी लिक्विड में जितना मास सोल्यूट का डिजोल्व हो जाएगा मैक्सिमम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, से बोलते हैं हम सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड इन एन लिक्विड इज डिफाइंड एज द मास ऑफ solid solute dissolved in 100 gram mass of the solute at particular constant temperature। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे कि सोल्यूबिलिटी सॉलिड की अफेक्ट होगी? एक है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अगर एक जैसे हैं दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट तो दोनों सोल्यूबल होंगे। जैसे पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में, नॉन पोलर आपस में मिक्स हो जाएंगे, पोलर और नॉन पोलर मिक्स नहीं होंगे। अब जैसे मेरे पास है वाटर और NaCl, ये मिक्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों आयनिक है, पोलर है। अगर एक होगा मेरे पास ऑयल और एक होगा वाटर, ऑयल नॉन पोलर है, वाटर आपका पोलर है, तो ये मिक्स नहीं होंगे। अगर मेरे पास है हेक्सेन और दूसरा हेप्टेन, दोनों नॉन पोलर है, ये मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सोल्यूबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड में वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी हीट दोगे आप इसे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद प्रेशर का कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि दोनों नॉन कंप्रेसिबल है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड, जितना भी वॉल्यूम डिजोल्व हो जाएगा गैस का उसे बोलते हैं हम सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वही नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस। तो पोलर जो गैसेस हैं लाइक CO2 और आपकी NH3, ये गैसेस डिजोल्व हो जाएंगी वाटर में इजीली, लेकिन जो नॉन पोलर है वो गैसेस स्लाइटली डिजोल्व होंगे, ये कम डिजोल्व होंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मैंने एक बता दिया। दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो सोल्यूबिलिटी है गैस की वो कम हो जाएगी, मतलब सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो हॉट वाटर में अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी वाटर में कम हो जाती है। ठीक। प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर, क्योंकि गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है। अब इसको हेनरी लॉ से एक्सप्रेस करते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = KH × X। KH है हेनरी लॉ कांस्टेंट। उसके बाद आ जाता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है? किसी भी लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स है उस लिक्विड की जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी इक्विलिब्रियम में, उसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन दी मोलिक्यूल्स। तो मोलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, मोलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे नहीं, इवेपोरेट नहीं होंगे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा नंबर 2 टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोलिक्यूल सरफेस से बाहर आने लगेंगे, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड राउल्ट्स के 2 लॉ हैं। एक तो है लिक्विड सॉल्यूशन का, एक है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का। एक है वोलेटाइल लिक्विड का, वोलेटाइल सॉल्यूशन का, एक है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का। तो वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट के। और ऐसे आ जाएगा PA = P0x A और दूसरा आ जाएगा PB = P0B XB। दोनों का सम अप कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा P total = P0x A + P0B XB। दिस इज द राउल्ट्स लॉ। अब आ जाते हैं हम दूसरा सॉलिड सोल्यूट का लिक्विड में, मतलब वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल का मिक्सअप।
तो अब यहाँ पर आ जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोल्यूबिलिटी हो गया और राउल्ट्स लॉ हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने उन्हीं टॉपिक्स पर, किस पर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, हीट चेंज जीरो हो, वॉल्यूम मिक्स करने पर हीट चेंज जीरो हो मतलब हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज इक्वल हो, वॉल्यूम चेंज जीरो हो मतलब मोलिक्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वो सेम हो, वॉल्यूम चेंज जीरो हो मिक्स करने के बाद, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन वो सेम हो। तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, अब इसमें राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, प्रेशर या तो कम आ जाएगा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक। उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम वो भी जीरो ना हो, कम हो जाए वॉल्यूम या ज़्यादा हो जाए, चेंज इन हीट वो भी जीरो ना हो, हीट रिलीज ज़्यादा हो एब्जॉर्ब से या हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रिलीज से, और इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन वो सेम ना हो। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव डिविएशन शो करेगा और एक पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। तो जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अब प्रेशर कम कब होगा, जब इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, जैसे कि एसीटोन और अल्कोहल, ठीक। अब दूसरा आ जाता है पॉजिटिव डिविएशन वाला। तो पॉजिटिव डिविएशन वो होता है जिसमें जो प्रेशर है वो राउल्ट्स के प्रेशर से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। अब ये वाला ऐसा होता है जिनमें इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन वीक हो, ठीक है, जैसे बेंजीन, और दूसरा इसके साथ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन ले लेता हूँ मैं बेंजीन के साथ वाटर, तो मतलब अलग अलग हो इनका इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन, एक दूसरे से दूर दूर जाते हो ये जैसे एसीटोन CH2 ये वाले। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ बनता है अपवर्ड, नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ बनता है डाउनवर्ड। तो ये हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाते हैं हम आइसोट्रोपिक मिक्सचर। तो आइसोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनको अगर आप बॉयल करोगे तो वे कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होंगे, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो दोज मिक्सचर्स विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक मिक्सचर्स, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो आपने किसी भी मिक्सचर को बॉयल करने स्टार्ट कर दिया, जैसे मान लो मेरे पास है 20% HCl। अब जब आप इसे हीटअप करोगे तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये दोनों के दोनों इवेपोरेट हो जाएंगे, सेपरेट नहीं हो सकते। 95% इथेनॉल, तो 95% इथेनॉल का मिक्सचर भी आपका आइसोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोपिक, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप। तो जो 95% इथेनॉल है मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप होता है और ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा राउल्ट के अकॉर्डिंग। और 20% HCl ये कैसा होता है, ये होता है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप और ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये चार होते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ। नंबर 2, इसका जो फॉर्मूला है वो है P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W। उसके बाद आ जाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट, the vapor pressure decreases and hence boiling point increases. This is called elevation in boiling point. So इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, KB है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। ऐसे ही आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब आ जाता है ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या है, जब हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करेंगे तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मोर कंसंट्रेटेड की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओस्मोसिस। अब अगर मैं हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर प्रेशर लगाने लग जाऊं तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो रहे थे लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड की तरफ को, वो क्या होंगे, उनकी जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी, उनकी एंट्री रुक जाएगी। तो इस मिनिमम प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर एक का प्रेशर दूसरे से प्रेशर से ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक का प्रेशर कम हो तो इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
ठीक है। अगर इक्वल हो तो इनको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। अब आ जाते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? अगर हमारा सॉल्यूट ऐसा हो जो सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद एसोसिएट हो जाए या डिसोशिएट हो जाए, तो वहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, मोलर मास चेंज हो जाएगा। ऐसे मोलर मास को बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि ऐसा फैक्टर, ऐसी वैल्यू जो कि इक्वलेंट कर दे, क्योंकि जैसे मान लो NaCl ले लिया वो डिसोशिएट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड ले लिया वो एसोसिएट हो जाएगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 ना होकर अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस केस में हमें इक्विवेलेंट बनाने के लिए फॉर्मूले में I की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में है, लेकिन अगर लास्ट टाइम में बिल्कुल देख रहे हो आप एग्जाम टाइम में, तो लास्ट 10-15 मिनट में सारे का सारा आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर देगा। और नेक्स्ट क्लास में भी वन शॉट बनाऊंगा, उस वन शॉट में मैं लिख कर भी बताऊंगा और साथ के साथ कराऊंगा भी। तो उसमें मैं साथ के साथ तैयार भी करके लाऊंगा अपनी PDF या PPT, तो बहुत अच्छे से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मेहनत करते रहो, लगन के साथ मेहनत करो। स्ट्रगल और मेहनत ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो समझ लो भगवान ने आपको बनाया कि आप स्ट्रगल करो। आपको भगवान ने इस लायक समझा है कि आप उसको फेस कर सकते हो। नहीं तो पता नहीं कितने लोग हैं इस दुनिया में, करोड़ों लोग हैं, अब वो सबको तो नहीं देता ना ये प्रॉब्लम, वो उन्होंने आपको ये प्रॉब्लम दिया, आपको जिम्मेदारी दी है कि आप उसे फेस कर सकते हो। ठीक है, और बाकी भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पे इन्वॉल्व मत होना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना अपना किसी भी चीज़ में। और क्या नाम है, काजल मैडम से तो दूर ही रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी काजल मैडम आपके लिए मैंने एक हिंट दिया है, और इसके बारे में आपको सर्च करके बताना कौन है काजल मैडम। भाई 17 मिनट में सारे का सारा चैप्टर खत्म कर दिया मैंने।